देखो, आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के बारे में। तो ध्यान से देखो, संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से कॉन्स्टिट्यूरे से हुई है। ठीक है, किससे हुई है? कॉन्स्टिट्यूरे से, जिसका अर्थ है प्रबंध करना, व्यवस्था करना या आयोजन करना होता है। ठीक है, 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया। ठीक है, कितने में? 1895 में। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने क्या प्रस्तुत किया? स्वराज विधेयक का प्रारूप। उसके बाद 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी तथा 1934 में जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी, 1934 में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की। उसके बाद भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल 1600 ईस्वी से प्रारंभ होता है। इसी वर्ष इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कब? 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक चार्टर एक्ट द्वारा की गई थी। कंपनी के प्रबंधन की समस्त शक्ति गवर्नर तथा 14 सदस्यीय परिषद में निहित थी। उसके बाद कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपाल एवं उनकी परिषद को विधायी अधिकार प्रदान किया गया। अब तक यह शक्ति कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में निहित थी। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। कलकत्ता के गवर्नर को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया। उसके बाद दीवानी अनुदान के फलस्वरूप कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांत की वास्तविक शासक बन गई। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और कोर्ट को दीवानी, फौजदारी, नौसेना तथा धार्मिक मामलों की सुनवाई एवं फैसले का अधिकार प्राप्त हो गया। इस कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश होते थे। उसके बाद इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे थे। अन्य 3 न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड थे। इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784। अब देखो, ब्रिटिश एक्ट भी महत्वपूर्ण है, इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ब्रिटिश इंडिया एक्ट को पढ़ते हैं। ब्रिटिश इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। इस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट की विसंगतियों, ब्रिटिश शासन का कंपनी पर अपूर्ण नियंत्रण तथा भारत में कंपनी के कुशासन तथा उसके कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे अन्याय को आदि को दूर करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया तथा व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पद बनाए गए। 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एक अधिकार प्राप्त रहा। कंपनी के अधिकार पद को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इस राजलेख द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। फिर आगे पढ़ेंगे अब हम 1833 का चार्टर एक्ट। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक केंद्रीय शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक और सदस्य की नियुक्ति हुई, जिसे विधि सदस्य कहा जाता था। इस अधिनियम के परिणामस्वरूप प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई। ठीक है, उसके बाद सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में सम्मिलित गवर्नर जनरल की परिषद में सम्मिलित किया गया। कंपनी के चीन से व्यापार तथा चाय संबंधी व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के अंतर्गत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। चार्टर एक्ट 1833 के सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। 1833 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया। इसके लिए 1854 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। सही है, भारतीय सिविल सेवा जो हुई थी वो मैकाले समिति के द्वारा हुई थी। पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत के लिए एक अधिक अलग या पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई तथा बंगाल के लिए नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की। 1858 का अधिनियम, इसके अंतर्गत भारत के शासन को कंपनी के हाथों से सम्राट को हस्तांतरित कर दिया गया तथा भारत का शासन इंग्लैंड के सम्राट के नाम से किया जाने लगा। इस अधिनियम
में गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद इस अधिनियम में 1784 के पिटिशन एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई। सही है। अब इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर दिया। इसमें एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। 1861 का भारत परिषद अधिनियम केंद्रीय सरकार को सार्वजनिक ऋण, वित्त, मुद्रा, डाक एवं तार आदि के संबंध में प्रांतीय सरकार से अधिक अधिकार दिए गए। भारत परिषद को विधायी संस्था बनाया गया तथा उसे भारतीय संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई 1861 के तहत। सही है। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। मद्रास तथा बम्बई की सरकारों को भी व्यवस्थापिका संबंधी अधिकार दिया गया। इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधायिका तथा देश के शासन के विकेंद्रीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ। लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। 1865 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी अधिकार में वृद्धि की गई। इससे प्रेसिडेंसियों तथा प्रांतों में सीमाओं को उद्घोषणा द्वारा निर्धारित करने तथा उसमें परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। 1869 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। 1876 का अधिनियम। 76 का शाही उपाधि अधिनियम। औपचारिक रूप से भारत सरकार का ब्रिटिश सरकार को अंतरण मान किया गया। 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। और उसके बाद आता है 1892 का अधिनियम। ठीक है। 1892 का अधिनियम। तो इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचन की व्यवस्था की गई। परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 10 तथा अधिकतम सदस्य संख्या 16 निर्धारित की गई। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। केंद्रीय विधानसभा में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। इसमें 32 गैर सरकारी सदस्यों में से 27 सदस्य निर्वाचित होते थे, जिनमें 15 सदस्य मनोनीत होते थे। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी। इसी कारण लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता कहा जाता था। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय तथा गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। उसके बाद इसके द्वारा प्रेसिडेंटी कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। 1919 का भारत सरकार अधिनियम। इसके अंतर्गत भारत में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। और उसके बाद कह रहे हैं कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई। अब उसके बाद और पॉइंट जैसे इसके अंतर्गत प्रथम राज्य परिषद तथा द्वितीय केंद्रीय विधानसभा स्थापित की। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 तथा केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 थी, जिसमें 104 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत किए जाते थे। सर्वप्रथम पृथक रूप से विधायिका के सदस्यों का चुनाव का प्रावधान किया गया, जो कि भारतीय विधान परिषद के संदर्भ में था। इसके अंतर्गत 8 प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया। अब आगे पढ़ेंगे हम। इसी में बम्बई विधान परिषद में 111, मद्रास विधान परिषद में 127, बंगाल विधान परिषद में 239, संयुक्त प्रांत की विधान परिषद में 123, पंजाब की विधान परिषद में 93, बिहार उड़ीसा की विधान परिषद में 103, मध्य प्रांत एवं बरार की विधान परिषद में 70 तथा असम विधान परिषद में 53 सदस्य शामिल थे। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। इसमें लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1927 में साइमन आयोग आया। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। 1935 का भारत सरकार अधिनियम। भारत में एक फेडरल संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो दिल्ली में स्थित था। उसके बाद अधिनियम में 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम द्वारा भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया गया। इस अधिनियम को भारत के मिनी संविधान का दर्जा दिया गया। ठीक है। 1935 का भारत सरकार अधिनियम को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया। इन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। इस अधिनियम में फिर क्या हुआ इस अधिनियम में, वो भी देखेंगे। देखो,
इस अधिनियम में न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की। इसने 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। ठीक है। अधिनियम में केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां, संघीय सूची 59 विषय, राज्य सूची 54 विषय, संवर्ती सूची 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा, दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। और उसके बाद आया था भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 में प्रेरित है। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए गए। इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। भारतीय संविधान की रचना। भारत ने संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकार किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। भारत को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणराज्य घोषित किया गया। जब संविधान लागू हुआ तब उसमें 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थीं। पहली बार संविधान सभा की अवधारणा स्वराज पार्टी ने 1935 ईस्वी में प्रस्तावित की थी। मुस्लिम लीग के हटने के बाद संविधान सभा के सदस्य संख्या 299 थी। संविधान बनाने के लिए 13 कमेटियां गठित की गई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को हुई थी। 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को प्रथम बैठक के दौरान संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया था। 11 दिसंबर 1940 को गठित संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। आगे ब्रिटिश भारत की विधानसभाओं से चुने गए सदस्यों का पार्टी ब्यौरा इस प्रकार था। कांग्रेस के निर्वाचित सदस्य 18 थे, मुस्लिम लीग के 13 थे, यूनियनिस्ट के 1 थे, यूनियनिस्ट मुस्लिम के 1, यूनियनिस्ट अनुसूचित के 1, जातियां कुछ नहीं, कृषक प्रजा 1, अनुसूचित जाति परिसंघ 1, सिख गैर कांग्रेसी 1, कम्युनिस्ट 1 और स्वतंत्र 8, कुल थे 296। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर श्री BN राव को नियुक्त किया गया था। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। 1947 ईस्वी में अगस्त में गठित प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। कब हुई? 1950 ईस्वी को। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन इसलिए तय किया गया क्योंकि इसी दिन को कांग्रेस ने 1930 में आज़ादी दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, 1930 में 42वें संविधान संशोधन में 53 अनुच्छेदों एवं 7वीं अनुसूची में संशोधन हुआ। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान अपनाया। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गीत अपनाया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 ईस्वी को संविधान सभा का अंतिम प्रारूप पेश किया। उसके बाद देखो भारत में विधान परिषद का विकास। तो पृथक विधान परिषद का गठन हुआ था चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ? विधान परिषद में भारतीय सदस्य, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, विधानसभा में प्रश्न पूछने का अधिकार एवं बजट की आलोचना का अधिकार, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, प्रश्न पूछने का अधिकार, बजट पर पूर्ण बहस का अधिकार, मतदान द्वारा निर्वाचन, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ऐसे कुछ जो अधिनियम थे इन्हें अधिकार दिए गए थे। भारतीय संविधान का भाग 1 प्रथम अनुसूची अनुच्छेद 1 से 4 संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 वर्तमान राज्य में क्षेत्रों में से नए राज्य का निर्माण के विषय में व्याख्या करता है। राज्यों के पुनर्गठन के अध्ययन के लिए गठित आयोग।
एस के धर आयोग 1948 न्यायमूर्ति एस के धर, ठीक है। जेपी आयोग 1991 पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 फजल अली, एच.एन. कुंजरू एवं के.एम. पनीकर। राज्यों का पुनर्गठन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रियासतों और ब्रिटिश शासित भारतीय रियासतों का विलय कर दिया गया। आंध्र प्रदेश के भाषाई आधार पर गठन के बाद दिसंबर 1953 ईस्वी को फजल अली की अध्यक्षता में नए राज्यों के गठन के बारे में एक आयोग का गठन किया गया। बाद में फजल अली आयोग की सिफारिशों ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने राज्यों के निर्माण का मार्ग प्रस्तुत किया। इसके आधार पर 14 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ। उसके बाद देखो, वर्ष 1950 के बाद जोड़े गए नए राज्य एवं परिवर्तित नाम। आंध्र प्रदेश। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 द्वारा सर्वप्रथम राज्य के कुछ क्षेत्रों को मद्रास स्टेट से अलग कर आंध्र स्टेट बनाया गया तथा बाद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा संयुक्त तेलुगु भाषी आंध्र प्रदेश में रखा गया और इसे आंध्र प्रदेश नाम दिया गया। केरल। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा ट्रावनकोर कोचीन के स्थान पर केरल राज्य बनाया गया। कर्नाटक। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा मैसूर राज्य बनाया गया, जिसका नाम मैसूर राज्य नाम परिवर्तित अधिनियम द्वारा कर्नाटक रखा गया, ठीक है। पहले जो मैसूर कहते थे अब वो कर्नाटक है। गुजरात और महाराष्ट्र। मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा मुंबई राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। नागालैंड। असम राज्य से नागा हिल्स सांगकू क्षेत्र को अलग कर नागालैंड राज्य अधिनियम द्वारा 1962 द्वारा नागालैंड पृथक राज्य बनाया गया। हरियाणा। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 द्वारा पंजाब का एक भाग काटकर हरियाणा राज्य 17वां राज्य गठित किया गया। तमिलनाडु। मद्रास राज्य नाम परिवर्तित अधिनियम 1968 द्वारा मद्रास का नाम परिवर्तित होकर तमिलनाडु हो गया। हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले राज्य का दर्जा दिए जाने वाले राज्य संघ राज्य क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश। 18वां राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद मणिपुर और त्रिपुरा। मणिपुर और त्रिपुरा पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र की स्थिति से राज्य बना दिया गया। उसके बाद मेघालय। पहले मेघालय असम के भीतर एक उपराज्य था। स्वायत्त राज्य 23वें संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा बनाया गया। बाद में पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम द्वारा इसे पूर्ण राज्य 21वां राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद लक्षद्वीप। लक्काद्वीप मिनिकॉय और अमनीद्वीप द्वीप समूह का नाम लक्काद्वीप मिनिकॉय और अमनीद्वीप का द्वीप समूह नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 लक्षद्वीप दिया गया। इसकी राजधानी कवारत्ती बनाई गई। सिक्किम। 35वें संशोधन द्वारा संयुक्त राज्य का दर्जा और 36वें संशोधन 1950 द्वारा 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। मिजोरम राज्य अधिनियम 1986। कौन सा? 1986 द्वारा मिजोरम को 23वें राज्य का दर्जा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश अधिनियम 1986 द्वारा 24वें राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा। राजधानी पणजी। गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा को 25वें राज्य का दर्जा तथा दमन तथा द्वीप राजधानी दमन संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश पुनर्गठन नियम द्वारा उत्तराखंड, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ राज्यों का गठन किया गया 2000। आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014। तेलंगाना विधेयक के माध्यम से आंध्र प्रदेश को दो भागों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभाजित किया गया। 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य तेलंगाना अस्तित्व में आया, जिसे आंध्र प्रदेश को विभाजित करके बनाया गया। हैदराबाद राज्यपाल के अधीन व्यवस्था के अंतर्गत दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बनी रहेगी जब तक आंध्र प्रदेश राज्य के लिए नई राजधानी गठित नहीं कर ली जाती है। विधेयक में दोनों राज्यों के मध्य विभाजन, देयता, संसाधनों का वितरण के साथ ही हैदराबाद की स्थिति आदि को स्पष्ट किया गया है। अब ये कब नाम बदले इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, 1950 में पूर्वी पंजाब से पंजाब, बाद में हिमाचल और हरियाणा अलग हुए। 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस से उत्तर प्रदेश, ठीक है। 1956 में हैदराबाद से आंध्र प्रदेश और उसके बाद 1956 में त्रावणकोर कोचीन से केरल। 1959 में मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश। 1969 में मद्रास स्टेट से तमिलनाडु। 1973 में मैसूर से कर्नाटक। उसके बाद 1973 में लक्षद्वीप मिनिकॉय और अमनीद्वीप से लक्षद्वीप। 2006 में पांडिचेरी से पुदुचेरी। 2007 में उत्तरांचल से उत्तराखंड। 2011 में उड़ीसा से ओडिशा, ठीक है। इतनी सी बात है, बाकी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे।